केंद्रीय कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और दुष्कर्म की घटना पर जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 48 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि सूरजपुर वन मंडल में हाथियों को धान का चारा दिए जाने का प्रयोग सफल रहा। और राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और हाथियों के चारे के लिए खराब धान खरीदने के निर्णय को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और दुष्कर्म की घटनाओं पर जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में ये बैठक हुई। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और इसकी गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करने के लिए समग्र शिक्षा योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसी उद्देश्य से वर्ष 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी। अब उसको और बेहतर करके उसको आगे और बढ़ाने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर इसको मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 2,94,283 करोड़ का वित्तीय प्रावधान होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रहेगी। ये योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल और 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी। इस योजना के तहत डीबीटी का व्यापक प्रयोग होगा। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने दुष्कर्म की घटनाओं पर त्वरित न्याय के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी है। जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1,572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित इस योजना को 2 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। देश में अब तक 48 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 62,53,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। केंद्र सरकार के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 50 करोड़ 37,000 से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 2 करोड़ 60,000 से अधिक टीके अभी भी राज्यों के पास उपलब्ध हैं। वहीं विभिन्न राज्यों को 49,19,000 टीके जल्द ही दिए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 99,78,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगा है, जबकि 23,81,000 से अधिक लोगों को कोविड का दोनों टीका लगाया जा चुका है।
इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 42,625 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं कल 36,600 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस समय देश में 4,10,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक है। अब तक 3 करोड़ 9 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 142 नए मरीजों की पहचान हुई। राज्य में करीब 1800 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना जांच की संख्या में तेजी लाई गई है। अब तक 47 करोड़ 31 लाख लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 40,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई है। इस बीच राज्य सरकार ने वायु मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार इन यात्रियों के लिए कोविड-19 की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। ये नई व्यवस्था 8 अगस्त से लागू की जाएगी। इसके तहत ऐसे यात्री जिन्होंने कोरोना के दोनों टीके लगवा लिए हैं, उन्हें भी 96 घंटे के भीतर की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। केवल ICMR द्वारा स्वीकृत और प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की RT-PCR जांच रिपोर्ट मान्य की जाएगी। रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में विमानतल पर RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। एयरपोर्ट में जांच के लिए सैंपल देते समय यात्री की फोटो, परिचय पत्र और मोबाइल नंबर देना होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए ये सतर्कता बरती जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि हाथी मानव द्वंद्व को रोकने के लिए हाथियों को चारा देने का प्रयोग सफल रहा है। आज रायपुर में वन मंत्री ने मीडिया कर्मियों से चर्चा में बताया कि राज्य के सूरजपुर, धर्मजयगढ़ और बालोद वन मंडल के अलग अलग स्थानों पर हाथियों को चारा देने के लिए धान रखा गया था। प्रयोग के तौर पर की गई ये प्रक्रिया सफल रही और हाथियों ने धान खा लिया। भोजन मिलने पर हाथियों के हमले की घटनाओं में कमी आने के आसार हैं। श्री अकबर ने कहा कि प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई इस योजना के लिए धान की खरीदी नहीं की गई है, बल्कि विभागीय अंतरण के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ साथियों के द्वारा ये बयान दिया गया कि 2050 रुपये में धान क्यों खरीदा गया, तो वन विभाग ने कोई धान नहीं खरीदा है। ये खाद्य विभाग की तरफ से ट्रांसफर है। विभाग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है, कोई खरीदी नहीं हुई। कुछ साथियों का ये आरोप था कि क्या पूरे राज्य में धान रखेंगे, ऐसा नहीं है। 16 विचरण दल है और वो विचरण दल जिस जिस गांव में मूवमेंट होगा उस गांव में धान रख के प्रयोग किया जाएगा ताकि मकानों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। श्री अकबर ने यह भी बताया कि हाथियों में रेडियो कॉलरिंग लगाने के काम के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही ये कार्य शुरू किया जाएगा। एक प्रयोग के तौर पर हाथी जाते हैं और मकानों को क्षतिग्रस्त करके खाने की वस्तुओं को बाहर निकालते हैं। अब अलर्ट सिस्टम के जरिए जब संबंधित गांव में सूचित किया जाएगा कि हाथियों का दल इस ओर आ रहा है, तो ये जो 16 दल हैं इन्हीं क्षेत्रों में, पूरे राज्य में नहीं, इन्हीं क्षेत्रों में धान की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि हाथियों का जब दल आए तो पहले लोगों को अलर्ट करें कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और धान के बोरों को वहां पर रख दिया जाए ताकि हाथी आए और यदि उनको खाने का मिल जाएगा तो फिर मकानों को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे। ये एक प्रयोग है।
वन मंत्री ने बताया कि बहुउद्देशीय गजराज वाहन के उपयोग से प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं संचार माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के पहुंचने की सूचना पहले ही देने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग सतर्क रहें। इस बीच प्रदेश के अनुपूरक अनुमान बजट में किए गए प्रावधानों और हाथियों के चारे के लिए खराब धान खरीदने के निर्णय को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राजस्व मद पर खर्च के लिए कर्ज लिया जा रहा है, जो कि प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। प्राथमिकता ये है कि जब पूंजीगत कम होते जाते हैं, ब्याज बढ़ता जाता है, तो आपके पास डेवलपमेंट के लिए पैसे बचते नहीं हैं। हमने जो कर्ज लिया था सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल के लिए लिया था, ये जो कर्ज ले रहे हैं वो ऐसे उत्पादक हैं जो राजस्व मद में खर्च हो रहे हैं। पूंजीगत व्यय में लिया गया कर्ज कभी खराब नहीं होता। पूंजीगत एसेट्स निर्माण के लिए लिया गया कर्ज हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाती है। मगर राजस्व मद में किया गया खर्चा यानी अब हमेशा सरकार के लिए नुकसानदायक होता है, और अभी जो बढ़ रहा है वो राजस्व मद में ज्यादा से ज्यादा कर्जा लो और बांटो। दूसरी ओर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कों और अधोसंरचना का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसीलिए रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया गया है और उसको लगातार राशि दी जा रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में आप बजट भी देखेंगे, अनुपूरक बजट भी देखेंगे, तो पहला काम है हेल्थ, जिसके लिए अनुपूरक में राशि दिया गया है। दूसरा काम है पेयजल, जल जीवन मिशन के लिए राशि दिया गया है। और तीसरा प्रमुख काम है सड़कों का विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। अभी तो शुरू हुआ है ना, इस साल के बजट से राशि आना शुरू हुआ है। हमने कुछ राशि कर्ज के रूप में लिया है। सड़कों को चिन्हित करने का काम अभी कुछ महीने ही शुरू हुआ है। आने वाले समय में ये सड़कें आपको दिखाई देंगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार द्वारा हाथियों के चारे के लिए खराब धान की खरीदी की योजना पर भी सवाल उठाए। ऑक्शन में तो 1400 रुपए में बिक रहा है धान, और हाथी को खिलाने के लिए सड़ा धान 2000 में खरीदेगा फॉरेस्ट विभाग। ये भी अद्भुत विभाग है फॉरेस्ट। यदि हाथी को खिलाने के लिए जिस हाथी का रूट अभी तक तय नहीं हुआ है, वो हाथी को खिलाने के लिए धान को क्या पूरे जंगल में फैला देंगे? क्या हाथी के लिए जैसे गौठान योजना बनाया वैसी कोई योजना बनाने वाले हैं? मंत्री श्री चौबे ने कहा है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि गांव के जिस घर में महुआ या धान होता है, हाथी वहीं हमला करते हैं। श्री चौबे ने कहा कि ग्रामीणों को जानमाल के नुकसान से बचाने के उद्देश्य से सरकार हाथियों के लिए चारा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। हाथियों का जो प्रवेश होता है, तो जिनके यहाँ महुआ रखा है या जिनके यहाँ धान रखा है, उसी जगह में हाथी जा करके हादसा करते हैं। तो विभाग ये सोच रहा है कि अगर धान खाने के लिए हाथी आता है तो उसके लिए कुछ गांव के बाहर व्यवस्था कर दिया जाए तो गांव वालों को नुकसान ना हो। अब इतनी छोटी बात में भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, ये तो उनके विवेक पे छोड़ते हैं। लेकिन ये हाथी मानव द्वंद्व को रोकने की दिशा में वन विभाग का एक पहल मात्र है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने शराबबंदी के मुद्दे पर भी राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और दुष्कर्म की घटना पर जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 48,52,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि सूरजपुर वन मंडल में हाथियों को धान का चारा दिए जाने का प्रयोग सफल रहा।
और राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और हाथियों के चारे के लिए खराब धान खरीदने के निर्णय को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।